चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज हम लोग जीरो टू टॉप ईएच ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 10 को पढ़ेंगे। ये क्लासेस जीरो टू टॉप ईएच ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के तहत है। साथ ही साथ में जो सेकेंड बैच नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ की क्लासेस चल रही हैं, उनके लिए भी ये क्लासेस सुचारू रूप से चल रही हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पार्ट 3 का अंश है। अंश इसलिए कहूँगा क्योंकि 10वें पॉइंट को बैक ऑफ ईयर कहा जाता है। ये पार्ट देख रहे हैं, बैक ऑफ ईयर। इसका परिचय देना चाहूँगा। कान के पीछे का वह क्षेत्र जो सिर के बगल में स्थित होता है, यह क्षेत्र सिर के अन्य भागों के साथ मिलकर कान की संरचना का हिस्सा बनता है। कान के पीछे के अंगों का शारीरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान होता है और यह शरीर के विभिन्न क्रियाशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कान की संरचना की अगर हम बात करें, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, तो कान 3 मुख्य भागों में बटा होता है। बाहरी कान, जिसको हम लोग एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, जो कि ये दिखाई देता है। इसके बाद कान का वह दृश्य, कौन मैसेज डाल रहा है देख रहे हैं, वह दृश्य हिस्सा जिसे हम आमतौर पर देखते हैं, इसको एक्सटर्नल ईयर कहा जाता है। सेकंड, मध्य कान, जिसको मिडिल ईयर कहते हैं, इस कान का जो पर्दा होता है, जिसको हम लोग टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ये ऑक्सिकल्स बोन्स ऑफ द ईयर होते हैं। इसका तीसरा पार्ट जो होता है, आंतरिक कान, जिसको इनर ईयर कहते हैं, इस भाग में श्रवण और संतुलन से संबंधित संरचनाएं होती हैं। कान के पीछे का स्थित क्षेत्र में प्रमुख संरचनाएं शामिल हैं। पहला है मैस्टॉइड बोन। यह एक मजबूत हड्डी है जो कान के पीछे स्थित होती है और सर के अन्य भागों से जुड़ी होती है। दूसरा होता है मास्टॉइड प्रोसेस। यह हड्डी के नीचे स्थित एक प्रमुख संरचना है जो कान के पीछे दिखाई देती है। कान के पीछे के अंगों की कार्यप्रणाली। कुछ चिकित्सकगण पुस्तक की बुकिंग के लिए और इंतज़ार करना चाहते हैं, परंतु मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जितना देर कीजिएगा उतना पुस्तक से दूर होते जाइएगा। और पुस्तक जो होता है वो ज्ञान का भंडार होता है। देर न करें, अपनी पुस्तक यथाशीघ्र बुक करा लेवें। बात आती है कान के पीछे के अंगों की कार्यप्रणाली की, तो कान के पीछे की संरचना श्रवण, संतुलन और सिर के अन्य अंगों के से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए सुनिश्चित करने से सहायक होती है। उदाहरण के स्वरूप एक उदाहरण देना चाहूँगा।
किसी को ऑडिटरी सिस्टम, श्रवण तंत्र, कान के अंदर का श्रवण तंत्र से जुड़ा होता है, जो ध्वनि को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, बैलेंस बनाता है। कान का आंतरिक भाग शरीर के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मॉस्टॉइड हड्डी, मॉस्टॉइड बोन, इस बोन का कार्य सिर की गति में सहायक बनाना होता है शरीर का। कान के पीछे स्थित रोग और समस्याएं। मॉस्टॉइडाइटिस यह संक्रमण है जो मॉस्टॉइड हड्डी में होती है, आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। कान के पीछे सूजन, कान के पीछे सूजन के साथ साथ में और भी कई विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि कान के अंदर संक्रमण हो, चोट लगा हो या अन्य कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हुई हो। क्या क्या समस्या हो सकती है इसमें? मैंने सारी समस्या को बताया है। हो सकता है कान बह रहा हो, कान में दर्द हो सकता है किसी ने कान में तेल डाल दिया हो, गरम तेल, कई लोग करते हैं, लेकिन इससे इन्फेक्शन बढ़ने का चांस बढ़ता है, लिम्फ डिसऑर्डर होते हैं। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत छोटा सा कर दिया। छोटा सा इसलिए कर दिया क्योंकि ये पॉइंट जो है इसको थोड़ा सा जोड़ करके और बताना चाहूँगा। जैसे जबड़े का कोण, जिसको हम लोग एंकल ऑफ जॉ भी कहते हैं, 2-2 क्लास ले लेते हैं, एक ही में ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो समस्या होती है आप लोग को। बैक ऑफ ईयर और एंकल ऑफ जॉ एक ही में है। परिचय है, जबड़े का कोण वह बिंदु जहां मुंह के निचले हिस्से के दोनों किनारे मिलते हैं। यह सिर के निचले भाग में स्थित होता है और मुख की हड्डी मैंडिबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जबड़े का कोण चेहरे के आकार, हड्डी की संरचना और शारीरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबड़े की संरचना, जिसमें मैंडिबिल, यह शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी होती है जो मुंह के निचले हिस्से में स्थित होती है। जबड़े का कोण, जिसको हम लोग एंकल ऑफ जॉ भी कहते हैं, यह बिंदु मैंडिबुला के दोनों किनारों पर स्थित होता है, जहां से वह शरीर के बाकी हिस्सों से जुड़ा होता है। इसका कार्य क्या है? चबाने की प्रक्रिया, मैस्टिकेशन। जबड़े का प्रमुख कार्य भोजन को चबाने और उसे पचाने योग्य बनाना होता है। संरचना के तौर पे कम्युनिकेशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन में जबड़ा चेहरे की भावनाओं और अभिव्यक्ति को प्रकट करने में मनुष्यों की मदद करता है। स्वास्थ्य और समर्थन, जिसमें हेल्थ एंड सपोर्ट्स की बात करूँगा, तो जबड़ा शरीर के अन्य भागों के लिए सहारा प्रदान करता है और शारीरिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। जबड़े के कोण से संबंधित रोग और उसकी समस्याएं। TMJ विकार, TMJ डिसऑर्डर,
यह एक स्थिति है जिसमें जबड़े के जो जोड़ होते हैं उसमें दर्द और परेशानी होती है। दूसरा है जबड़े में चोट या फ्रैक्चर। जबड़ा किसी दुर्घटना या घातक चोट से के कारण फ्रैक्चर हो जाता है या फ्रैक्चर हो सकता है, जिससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तीसरा पॉइंट है मसल टेंशन। जबड़े की मांसपेशियों में तनाव या खिंचाव के कारण भी दर्द हो सकता है। जबड़े के अगर चिकित्सकीय कार्य की बात करें तो जॉ एंकल ट्रीटमेंट, इसमें प्रायः देखा गया है फिजियोथेरेपी या मेडिकेशन के माध्यम से लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जबकि जबड़े के दर्द में अगर हम लोग बात करते हैं तो कई बार जबड़े का प्रायः इसमें सर्जरी देखा जाता है। गंभीर मामले में जब जबड़ा फ्रैक्चर हो गया हो या विकारों को सुधारना हो तो सर्जरी की आवश्यकता कभी कभी हो जाती है। अगर हम लोग इसके कान के पीछे और जबड़े के कोण के बीच का अगर संबंध जानना चाहते हैं तो कान के पीछे और जबड़े के कोण के बीच शारीरिक और रचनात्मक संबंध होते हैं। दोनों अंग शरीर के प्रमुख गर्दन और सिर के साथ जुड़े होते हैं। जबड़े के कोण का संतुलन कान के पीछे स्थित मैस्टॉइड हड्डी और कान के अन्य अंगों से संबंधित होता है। इसका मतलब यह है कि जबड़े का कार्य और कान के पीछे की संरचनाएं एक दूसरे के साथ समन्वय करके शरीर के सामान्य कार्यप्रणाली में योगदान करता है। अगर इसके कंक्लूजन की बात करूं, निष्कर्ष की बात करूं, तो कान के पीछे और जबड़े के कोण का शरीर और शारीरिक और रचनात्मक दृष्टिकोण हमारे शरीर की संरचना को समझने में मदद करता है। इन अंगों का कार्य न केवल शारीरिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण है, बल्कि चेहरे के भावों और संरचना में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। यदि इन अंगों में कोई विकार या समस्या उत्पन्न होता है तो इसका प्रभाव हमारे शरीर की समग्र कार्यप्रणाली पर पड़ता है। तो ये क्लास मैंने रविंदर जी के अनुसार बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सटीक जानकारी के साथ रखी है। इसमें ज़्यादातर आरी और वाई का उपयोग होता है। डाइल्यूशन फर्स्ट का उपयोग ज़्यादातर होता है और जो डाइल्यूशन एसेंस रखते हैं और वो D4 से इसी काम को करना चाहते हैं तो इसके लिए विशेष क्लास दी जा चुकी है। बैक की किसी क्लास को आप देखेंगे तो वहाँ समझाया जा चुका है, उसको फॉलो अप कीजिएगा और हो सके तो पुस्तक बुकिंग करा लीजिएगा। आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।